नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आने पहले बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी बीजेपी आलाकमान से मुलाकात भी हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चली, जिसमें जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में आगामी यूपी चुनावों के मद्देनजर मंथन हुआ है। यूपी चुनाव के हर एक पहलू पर चर्चा की गई। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार, विधान परिषद के उम्मीदवार और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही चुनाव में सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके से उनको साथ लेकर चला जाए। साथ ही इस दौरान अयोध्या से राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की धार्मिक यात्राएं निकालने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरी तरह संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल राजधानी लखनऊ दिल्ली में है और उन्होंने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साफ तौर पर 4 जो एमएलसी की सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हुई है उनको भरने पर बात हुई है। इसके अलावा लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। सहयोगी दलों की बात करें तो निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर से बात हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी तेजी से उभरते सितारे जयंत चौधरी से भी बात करने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर 2022 का रण जीता जाए। इसको लेकर पूरी तरीके से पार्टी का आलाकमान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संगठन पूरी तरीके से तैयार है और दिल्ली की बैठक काफी अहम है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। देखना यह है कि सहयोगी दलों को भाव देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार में कितने सहयोगी दलों के लोगों को जगह देती है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला है संजीव कपासिया ने। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि सूबे की मौजूदा सियासी हालातों पर अगर नजर डालेंगे तो इन तमाम बिंदुओं की जरूरत है और इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। वहीं बिकरू कांड के संबंध में गठित जांच आयोग ने पुलिस और न्यायिक सुधारों के साथ ही प्रयागराज, आगरा और मेरठ जैसे प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की सिफारिश की है। आयोग ने पुलिस पर काम का दबाव कम करने, पुलिस का आधुनिकीकरण करने, मैन पावर बढ़ाने और कानून व्यवस्था को अलग अलग किए जाने का सुझाव दिया। आयोग ने कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन बनाए जाने की सिफारिश करी है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि छापा मारे जाने से पहले कौन कौन से उपाय करने हैं और कैसी तैयारी की जानी है। 20 अगस्त यानी कि आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। हर साल इस दिन को स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। उनके निधन के 1 वर्ष बाद 1992 में इसी दिन राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की गई। बीजेपी आज उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के तौर पर मना रही है और इसके तहत ही प्रदेश के सभी विभागों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला प्रशासन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस सियासी वजूद को बचाए रखने की कवायद में है। यही वजह है कि आज के इस दिन से जो कांग्रेस के लिए बेहद खास है। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के अपने तमाम नेताओं को एसी के कमरे से बाहर निकालकर गांव और कस्बों में फेंकने का काम किया है। प्रवास करने की रणनीति तय हुई है। कांग्रेस ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिहाज से आज से जय भारत महासंपर्क अभियान का आगाज किया है, जिसके तहत पार्टी छोटे से लेकर बड़े नेता गांव में 3 दिन तक प्रवास जरूर करेंगे। कांग्रेस का यह अभियान 21 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रदेश और जिला पदाधिकारी गांवों मोहल्लों में 75 घंटे के प्रवास पर रहेंगे। 90 लाख लोगों को सीधे साधने की कवायद है। इस प्रवास के दौरान कांग्रेसी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या, महिला उत्पीड़न समेत बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आजादी में कांग्रेस का क्या कुछ योगदान रहा, ये तमाम चीजें लोगों को बताने का काम करेंगे। साथ ही लोगों से संपर्क सीधा स्थापित हो सके, लोगों के दिल तक पहुंच बनाई जा सके, इस बात की कवायद कांग्रेस की तरफ से होगी।
इस खबर के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है और आज ही के दिन से आगाज है जय भारत संपर्क अभियान का। देखिए, जय भारत जनसंपर्क अभियान के दौरान मैं इस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाइए, पूरी पार्टी कार्यालय में यूं तो सन्नाटा है, लेकिन हमारे पास मौजूद है सेवा दल के संरक्षक है सुरेश पासी जी। सुरेश पासी जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर यहाँ सन्नाटा क्यों है, कहाँ है कांग्रेसी जो आज अभियान में निकले हुए हैं? दरअसल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का यह निर्देश है कि यह जो संदेश यात्रा है ग्रामीण अंचलों में जोड़ने के लिए कांग्रेस से, वह जो है गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर आज जो है हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए ग्रामीण अंचल से या ब्लॉक जिले से लोग जो लखनऊ में आया करते थे, अब वह लोग ग्रामीण अंचलों में ही अपने कार्यक्रम को बाखूबी निभा रहे हैं। और कांग्रेस के जो हाई कमान का संदेश है उसको, अनिल जी, इनसे ये भी सवाल कीजिए कि आज इनके इतने बड़े नेता का जो है जयंती है और उस पर भी कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है, और जबकि बीजेपी से धूमधाम से मना रही है, सद्भावना दिवस के तौर पर मना रही है। जी जी, आपको बता दें कि आज जो है आपके इतने बड़े नेता का आज जयंती है, उस जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनकी जयंती बना रही है। आपके पार्टी कार्यालय में सन्नाटा क्यों है? पार्टी कर रही है? नहीं, जयंती तो कांग्रेस के लोग भी मनाते हैं, हम भी मनाने के लिए मऊ जनपद से चल के आए हैं यहाँ। तो बाकी जगह सन्नाटा क्यों है? यहाँ सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा नहीं है, तैयारी चल रही है, अंदर अभी सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कार्यक्रम बाखूबी सुचारू रूप से चलेगा और जयंती विधिवत मनाई जाएगी, जैसे हर वर्ष मनाई जाती है उसी तरह से मनाई जाएगी। और कांग्रेस सेवा दल के लोग, कांग्रेस के लोग, यूथ के लोग, सभी लोग अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज जरूरत कांग्रेस को इस बात की है कि अपने वजूद को कांग्रेस तलाश रही है। और आपको दिखाया प्रदेश कार्यालय का ये नजारा जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद में स्पष्ट कर दिया कि कक्षा 8 तक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बात कही है कि अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद कर दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि अभिभावकों, शिक्षकों और राजनीतिक संगठनों ने भी कहा है कि ऑफलाइन शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, भले ही ये छोटी अवधि के लिए हो। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। अगर किसी बच्चे में बुखार या फिर अन्य लक्षण दिखेंगे तो उसे तत्काल छुट्टी दे दी जाएगी। मशहूर शायर मुनव्वर राना मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से विवादित बयान है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे को लेकर उनकी राय ने विवाद को जन्म दे दिया। मुनव्वर राना ने तालिबानी लड़ाकों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दिया। इस बार मुनव्वर राना ने कहा कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वो डाकू होते हैं। उन्होंने कहा इंसान का किरदार और इंसान के कैरेक्टर बदलते रहते हैं। हमें आज अफगानी अच्छे लगते हैं, 10 साल बाद वो वाल्मीकि हो जाएंगे। मुनव्वर राना ने कहा कि आपके मजहब में किसी को भी भगवान कह दिया जाता है। वाल्मीकि एक लेखक थे, उन्होंने रामायण लिखकर बड़ा काम किया। आज मुहर्रम का 10वां दिन आशुरा है और इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार भी मुहर्रम घरों में ही जो है कहीं ना कहीं इसके इंतजामात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम की गाइडलाइन जारी करते हुए मुहर्रम के जुलूस, ताजिया और अखाड़ों पर रोक लगा रखी थी। हालांकि एक मजलिसों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने और घरों में ताजिया रखने की भी छूट इस दौरान दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट कहा गया कि किसी भी जगह एक बार में एक साथ 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। निर्धारित समय सीमा में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह का धार्मिक कार्य नहीं होगा। रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब
गदागंज थाना क्षेत्र के धमधमा गांव में देर शाम को ताजिया रखने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प पेश आई। ग्रामीणों का आरोप है कि वो अपने घरों में ताजिया रखकर त्योहार मना रहे थे और डीजे बजाना चाह रहे थे, तो वहां पर गदागंज पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों को डीजे बजाने से मना कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन ग्रामीणों पर लाठियां चलाई हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए, महिलाएं चोटिल हुई हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है। जम्मू के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए प्रदेश के 2 जिलों चंदौली और मेरठ के 2 लाल शहीद हो गए। चंदौली से जूनियर कमांडो के पद पर तैनात हरिद्वार यादव ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। साथ ही मेरठ के लाल, जम्मू कश्मीर में 38 तारार में तैनात सूबेदार राम सिंह ने अपनी शहादत दे दी है। सूबेदार सिंह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद की शहादत पर दुख जताया है। आपको बता दें, आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर जवानों ने बुधवार को पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुरुवार को सुबह करीबन 9 बजे सेना, जम्मू कश्मीर के एसओजी और सीआरपीएफ का एक संयुक्त दल आतंकवादियों की तलाश करते हुए तंग रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय ऊंचाई पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें सूबेदार राम सिंह शहीद हो गए। अंबेडकर नगर में भाजपा विधायक के बेहद करीबी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल के अपहरण की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 10:15 बजे 2 कार सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर अपहरण किया है, जिसके घंटे भर बाद ही शहर से दूर सड़क के किनारे भाजपा नेता गंभीर हालत में मिले हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं इस पूरी घटना के बाद राजनीतिक दुश्मनी का आरोप भी लगाया जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिन के दौरे के दौरान अलग अलग 11 बैठकों में जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों के साथ अलग अलग मीटिंग करने वाले हैं। 21 अगस्त को रायवाला में नड्डा पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जिलाध्यक्ष, नगर निगम, डीसीबी अध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। नड्डा 21 की शाम को हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा चुनावी साल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? जेपी नड्डा 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे देहरादून, क्या वो पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पूजा, अगर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो सुबह 10:30 बजे उनको देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन देर रात से जिस तरह से मौसम लगातार खराब बना हुआ है और अभी भी काफी तेज बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है, तो इसके चलते फ्लाइट में थोड़ी देरी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद या किसी भी समय वो देहरादून पहुंच सकते हैं। उनके स्वागत सत्कार को लेकर पूरी तरह से भाजपा यहाँ पर एकजुट नजर आ रही है। भारी बारिश के बीच भी कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। छाते लेकर वो इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और जिस तरह से एक अगवानी होनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की 10:30 बजे का एक समय रखा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का, और उसके बाद जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है वो देहरादून एयरपोर्ट से लेकर हरिद्वार होटल गॉडविन तक, जहां पर सभी कार्यक्रम रखे हैं, उस पूरे रास्ते भर में उनके तमाम जगहों पर स्वागत सत्कार के कार्यक्रम रखे गए हैं। तमाम जगह कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच पहुंचे तो उनका स्वागत करना है, बेहतर तरीके से करना है और कोई कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए। और लगभग 2 बजे से जो उनका मुख्य कार्यक्रम होगा वो हरिद्वार स्थित एक निजी होटल में शुरू होगा, जहां पर तमाम बैठकें रखी गई हैं। जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार 11 बैठकें यहां पर रखी गई हैं, लेकिन इन बैठकों के बीच में कई और अन्य कार्यक्रम भी हो सकते हैं जो उसी वक्त जारी किए जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून पहुंचेंगे तो ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अजीत, इस दौरान क्या देहरादून में कोई मीटिंग हो सकती है जेपी नड्डा के आने के बाद? बिल्कुल, अगर पूजा देहरादून की बात की जाए तो देहरादून जनपद का जो अंतिम किनारा है हरिद्वार से लगता हुआ रायवाला क्षेत्र में पूर्व सैनिकों के साथ यहाँ पर मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तारीख कल की है, यानी 21 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा इन पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। तो हरिद्वार
में तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार में तय किए गए हैं और देहरादून का केवल एक कार्यक्रम है जो रायवाला क्षेत्र में होना है पूर्व सैनिकों के साथ। तो मुख्य जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार के एक निजी होटल में है, वहीं पर उनका रात्रि निवास भी होगा। जो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है, मुख्यमंत्री भी अब से कल तक, जब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में मौजूद रहेंगे, वो पूरे कार्यक्रम में उनके साथ ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो सब इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्य कार्यक्रम जो है वो हरिद्वार में होगा। देहरादून में केवल एक कार्यक्रम रखा गया है, वो है पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के दिन आज से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम की शुरुआत कर रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में इस मुहिम को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बताया कि राज्य में युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिहाज से कांग्रेस ये कदम उठाने जा रही है। बेरोजगारी जो लॉन्च करना है उन्होंने कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है, युवाओं का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हमने पहले भी, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने एक रजिस्ट्रेशन करवाने का मुहिम चलाई थी कि हम मिस कॉल देंगे और एक रजिस्ट्रेशन होगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देने की बात करेंगे, अगर रोजगार न दे पाए तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो कल माननीय प्रभारी साहब आ रहे, देवेंद्र यादव जी और अध्यक्ष जी रहेंगे, तमाम सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। वो एक कार्यक्रम को कल रजिस्टर करके तो प्रारंभ करेंगे। हरिद्वार में अभी कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्ति नहीं मिली है और डेंगू ने दस्तक दे दी। हरिद्वार शहर में 5 और रुड़की में 2 लोगों की रैपिड जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। एक साथ 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य महकमे में चिंता बढ़ गई है। विभाग इन दिनों मरीजों की ओर से आपको बता दें कि एलोइजा जांच करवा रहा है और इसके साथ ही मलेरिया विभाग ने लोगों को जागरूक करने और डेंगू का लार्वा नष्ट करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिला अस्पताल में बुखार और बदन दर्द की शिकायत पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। डेंगू की आशंका पर उनकी रैपिड जांच करवाई गई है, जिसमें उन्हें डेंगू की पुष्टि हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। अफगानियों पर तालिबानी अत्याचार के दृश्य देखकर दुनिया हैरान है, परेशान है। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार तालिबान का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अब ताजा नाम जुड़ा है, वो है मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब का। जी हाँ, जिन्हें लगता है कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे देश में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन करते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक टीवी समाचार चैनल से चर्चा में तालिबान को लेकर विवादित बयान दिया। मुनव्वर राणा का कहना है कि जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ पर ही है। पहले राम राज था, लेकिन अब काम राज है। अगर राम से काम है तो ठीक, वरना कुछ नहीं। मुनव्वर राणा ने कहा कि हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता और दादा हिंदुस्तान से ही कमा कर ले गए थे। मुनव्वर राणा ने कहा कि जितनी AK-47 उनके पास नहीं होगी, उतनी तो हिंदुस्तान में माफियाओं के पास है। तालिबानी तो हथियार छीन कर और मांग कर लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया तो खरीदते हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत तालिबानी हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू तालिबानी भी होते हैं। आतंकवादी क्या मुसलमान ही होते हैं, हिंदू भी होते हैं। महात्मा गांधी सीधे थे और नाथूराम गोडसे तालिबानी था। यूपी में भी तालिबान जैसा काम हो रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने तालिबानियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया था और केस दर्ज होते ही सांसद महोदय के सुर बदल गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। अध्यक्ष, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर।
बच्चों के साथ क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वो चाहे शायर मुनव्वर राणा हो या फिर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, विवादित बयानों से इनका पुराना नाता रहा है। सांसद महोदय ने 2 तालिबानियों की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से तक कर दी थी। वहीं शायर महोदय तालिबान से उठी बात को हिंदू तालिबानी और गांधी गोडसे से तक पहुंच गए। बहरहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया कड़ा बयान ऐसे लोगों को साफ संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INET 24/7। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।